नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा सच बताइए, क्या आपको मेरी आवाज़ भाड़ों जैसी लगती है? कह दीजिए अगर लगती है तो। जब उन्होंने कह दिया था तो आप भी कह दीजिए। उन्होंने मतलब कौन? बताऊंगा आपको आगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मेरी आवाज़ की आलोचना से ज़्यादा प्रशंसा हुई है, तारीफ़ सुनी है मैंने। लेकिन अपनी आवाज़ की तारीफ़ सुनने के लिए मैंने कई सालों इंतज़ार किया, तपस्या की है, संघर्ष किया है, यूँ समझ लीजिए। देखिए, मेरी आवाज़ जो थी वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माने भारी नहीं थी। मिमियाती हुई सी आवाज़ थी 10th क्लास तक। इतनी मिमियाती हुई आवाज़ थी कि मैं जब क्लास में बोलता था तो लोग हंसना शुरू कर देते थे। क्लासमेट्स कहते थे कोई ऐसा लग रहा है कोई लड़की बोल रही है। तो मैं कम बोला करता था। यह आवाज़ भारी कैसे हुई पहले ये जानिए, उसके बाद बताऊंगा कि भाड़ों जैसी आवाज़ किसने कहा था इसे। 10th क्लास के बाद अचानक से, हाँ 10th क्लास से याद आया एक और करेक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि केवी नंबर 2 यानी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आगरा में मैं 9th क्लास तक पढ़ा। जानकारी थोड़ी सी कमज़ोर थी। 10th क्लास तक पढ़ा था मैं केवी नंबर 2 में। 11th और 12th मैंने सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज से किया था आगरा के। तो साहब 10th क्लास के बाद अचानक से क्या हुआ कि मुझे खांसी उठी। घरेलू नुस्खे अपनाए, कफ सिरप पिए, कुछ ठीक नहीं हुआ। खांसी जब बढ़ने लगी तो मामला गंभीर होने लगा। घर वालों को चिंता होने लगी। पूरा घर डिस्टर्ब रहता था, रात दिन मैं खांसता रहता था और इतना खांसने लगा कि रात की नींद पूरी नहीं होती थी। दिन का चैन जो है वो ख़राब हो चुका था, हराम हो चुका था। और फिर मुझे परेशानी होने लगी थी। मेरी पसलियों में दर्द रहने लगा, आंतों में दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया। यकीन मानिएगा, कौन सा टेस्ट मेरा नहीं हुआ, कौन सी जांच, मेडिकल जांच मेरी नहीं हुई। अच्छी बात ये रही कि मेडिकल जांच में कभी कुछ निकल करके सामने नहीं आया। जिसने भी रिपोर्ट देखी कहा ये तो नॉर्मल है रिपोर्ट, खांसी क्यों हो रही है और कैसे ठीक होगी, ये ना कोई डॉक्टर बता पा रहा था और ना वो खांसी कोई दवा ठीक कर पा रही थी। 3 महीने तक रही वो खांसी मुझे, यानी आगरा से लेकर दिल्ली तक मैं आया, कोई फ़ायदा नहीं साहब। दिन रात बस खांसता रहता था। ऐसा लगता था कि गला छिल चुका है, पसलियाँ जो हैं वो ज़ख्मी हो चुकी हैं, आंतें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी, ये स्थिति हो गई थी। बड़ी जानलेवा किस्म की खांसी थी वो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही खांसी जो है वो मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। 3 महीने के बाद अचानक से वो खांसी अपने आप जैसे शुरू हुई थी वैसे बंद हो गई और मुझे दे गई ये आवाज़, जिसके आप में से कई दीवाने हैं। अब लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू हो गई। पहले मेरी आवाज़ मिमियाती हुई सी थी तो मैं बोलने में शर्माता था, मुझे शर्म महसूस होती थी। अब जब मेरी आवाज़ भारी हो गई तो हुआ ये कि जॉइंट फैमिली थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि नाना नानी, 4 मामा, माँ, मेरी छोटी बहन और मैं, हम सब एक ही घर में रहते थे। मेरी माँ को जो सरकारी मकान मिला हुआ था सब उसी में रहते थे। माँ की ही तनख्वाह से घर चलता था। नाना अपनी पेंशन का पैसा जो है मामाओं की शादी के लिए जोड़ रहे थे। इसका भी एक किस्सा है दुख भरा, सुनाऊंगा आपको कभी। तो साहब जब आवाज़ भारी हुई और घर में मैंने बोलना शुरू किया तो नाना जी जो थे वो जैसे ही मैं कमरे में कुछ बोलते हुए एंटर होता था कि नाना जी ये वो, तो कलेजे पे हाथ रख लेते थे। बोले यार, एक तो ये आवाज़ जो है ना ये हार्ट अटैक करवाएगी मुझे किसी दिन। मैं कॉन्शियस हो जाता था। ये आए दिन का शुरू हो चुका था उनका। जब भी मैं कुछ बोलूँ, अरे यार एक तो यार इसकी आवाज़ ना भाड़ों जैसी आवाज़ है। मुझे तब भाड़ों का मतलब भी नहीं पता था। बोले यार एक तो इसकी आवाज़ भाड़ों जैसी है, यार तुम ना किसी और को भेजा करो भैया, तुम मत बोला करो, दिल घबराता है। मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मैं अपनी आवाज़ को 2-4 नोट नीचे करके बात करने लगा। जैसे मैं इस वक्त आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं बोलने लगा, पहले मैं कहता था नाना जी ये वो, तो वो डर जाते थे, मतलब अचानक से वो ड्रामा शुरू कर देते थे, भाड़ों जैसी आवाज़ और ये क्या। फिर मैं ना लो प्रोफाइल होकर बोलने लगा, नाना जी ये पानी रख दूँ यहाँ पर आपका, ये नाना जी ऐसे, नाना जी वो, हाँ ये अब ठीक है यार, ऐसे बात किया करो भैया, वो रावणों जैसी आवाज़ तो बहुत हॉरेबल है तुम्हारी।
हुआ ये कि मेरी दो आवाज़ें हो गई। एक ये जो आप सुन रहे हैं, जो ओरिजिनल आवाज़ है, जिसे मैं घर में बोलने में फिर शर्म आने लगा, फिर कॉन्शियस होने लगा, डरने लगा। और दूसरी ये वाली आवाज़ जिसमें मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, लो प्रोफाइल वाली आवाज़ कि अच्छा जी, ये जी, वो जी, नाना जी पानी ले लीजिए, नाना जी एक और रोटी लेंगे, नाना जी दाल लाऊँ आपके लिए। तो दो आवाज़ें हो गई मेरी। और यकीन मानिए कि ये लो प्रोफाइल वाली जो आवाज़ थी, इसकी इतनी आदत पड़ गई मुझे कि आज भी कई बार मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ भूल जाता हूँ और उसी लो प्रोफाइल वाली आवाज़ में बात करना शुरू कर देता हूँ लोगों से। लोग नोटिस भी करते हैं, अरे यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर अभी आप कैसे बोल रहे हो। किस किस को सुनाऊँ कहानी, तो मैंने सोचा सबको सुना देता हूँ ये कहानी। मेरी आवाज़ अच्छी है ये मुझे बहुत सालों के बाद जाकर पता चला। काव्य गोष्ठियों में मैं जाता था तो काव्य गोष्ठियों में माइक नहीं हुआ करते थे, अब भी नहीं हुआ करते होंगे। काव्य गोष्ठी क्या होता है कि 10-20 लोग बैठ गए और उनमें से जो कवि हैं वो कविता सुना रहे हैं, उनके साथ जो कदरदाना हैं वो ताली बजा रहे हैं या वाह वाह कर रहे हैं। तो काव्य गोष्ठियों में जब मैं कविता पाठ करता था तो मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मेरी आवाज़ का टेक्सचर क्या है। जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड पर अनाउंसमेंट लगा कि भाई कॉलेज में मुशायरा होने वाला है, देश के नामचीन शायर उसमें आएंगे और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं जो शायरी करते हैं या कविता करते हैं वो अपना नाम दें, ऑर्गेनाइज़र देखेंगे, जो इस लायक होगा उसे 5 या 6 स्टूडेंट्स को उन बड़े बड़े शायरों के साथ मंच पर अपनी कविता, अपनी शायरी करने का अवसर मिलेगा। अच्छा, कॉलेज में आते आते मेरी कविताएं जो थीं वो शायरी में बदल चुकी थीं, थोड़ी समझ आ गई थी, मंचों पर लोगों के साथ बैठने लगा था तो उनसे सीखने लगा था, तो मैं शायरी भी करने लगा, तुकांत शायरी कह लीजिए उसको। अब वो पहला मौका था जब मैंने अपनी आवाज़ माइक्रोफोन पर सुनी, क्योंकि सौभाग्य था मेरा सिलेक्शन हो गया और देश के कई बड़े बड़े शायर जो थे वो उस मुशायरे में थे और उसमें मैं भी था। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा की बात है, ये डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो साहब डिग्री कॉलेज में जब वो मुशायरा हुआ तो मैं मंच पर आया और मैंने माइक पकड़ा और ये लो प्रोफाइल वाली आवाज़ में भूल गया, जो मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, इसमें मैंने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि भाई मैं अपनी गज़ल पेशे खिदमत कर रहा हूँ। इतने में तालियां बज गई। मैंने कहा यार ये तालियां क्यों बजी हैं, मैंने तो अभी अपनी गज़ल सुनाई नहीं। तो पीछे से शायरों में से आवाज़ आने लगी, क्या बेहतरीन आवाज़ है साहब आपकी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या आवाज़ है। ये वो पहला मौका था जब मैंने भाड़ों जैसी आवाज़ की तारीफ़ सुनी। बड़ा गुस्सा भी आया था और अब भी आता है नाना जी पर कि क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा, क्यों कहा करते थे वो ऐसा। खैर अब तो वो स्वर्गवासी हो लिए। लेकिन साहब उस मुशायरे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उस मुशायरे में जो साउंड सिस्टम लगा था वो आगरा के मुग़ल साउंड का सिस्टम लगा हुआ था। बहुत फेमस साउंड सिस्टम था मुग़ल का। बाद में मुझे पता चला कि हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में मुग़ल साउंड लोग लगवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्वालिटी देते थे वो लोग, अच्छा सर्विस देते थे, अच्छी सर्विस। तो जब मैं मुशायरा पढ़ने के बाद मंच से नीचे आया तो मुग़ल साउंड के जो प्रोपराइटर थे, मैं उनका असली नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन पप्पू पप्पू उनको कहते थे, पप्पू जी पप्पू जी। तो पप्पू जी आए और मुझसे बोले यार क्या बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं आप क्या एंकरिंग वैंकरिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं पप्पू भाई आप मजाक उड़ा रहे हैं क्या। बोले नहीं नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भाई, ऑडिटोरियम में हर कोई तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो गया और तुमने देखा नहीं जितने शायर वायर थे वो सब किस कदर तुम्हारी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे थे, तुम एंकरिंग वैंकरिंग करो स्टेज पर। मैंने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं। बोले नहीं नहीं मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स को जानता हूँ और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगा, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं आप रास्ता दिखाएंगे तो चल पड़ूँगा, मतलब क्या दिक्कत है इसमें। जैसे उस खांसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, ऐसे ही मुग़ल साउंड के पप्पू भाई का मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। उन्होंने उस बदली हुई ज़िंदगी को एक नया रास्ता दिया था। यहाँ से पप्पू भाई मुझे कहाँ ले गए और यहाँ के बाद मेरी आवाज़ को कैसे एक नए मुकाम तक पहुँचने का सफ़र का आगाज़ मिला, ये आपको बताऊँगा अगले एपिसोड में। अब मेरे हिसाब से तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, आगे आप तय कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।